हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे अपना नवंबर मंथ का पहला पार्ट करंट अफेयर्स का। और इसमें हम कवर करेंगे 1 से 5 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को। ठीक है, और एक नया मंथ है तो नई शुरुआत समझ लीजिए, नए तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और मतलब ये मोटिव बनाकर चलना है कि यस, हमें एग्जाम क्लियर करना है और हम अपने नोट्स हमेशा बनाकर रहेंगे। इसके साथ ये बताऊं कि अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उसका एक टेस्ट मैं आपका लूंगी, है ना। नेक्स्ट वीक आपका प्रोबेबली एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस रखूंगी मैं, टॉप 20 अक्टूबर मंथ के। ठीक है, और यूट्यूब पर ही लेंगे उस रेस्ट को, क्योंकि 20 क्वेश्चंस टेलीग्राम पर कराना इज नॉट पॉसिबल। तो ये 20 क्वेश्चंस जो है आपको अक्टूबर मंथ के मिलेंगे और इसमें आपको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। अक्टूबर की 5-6 वीडियो डाल रखी है मैंने, देख लेना कि क्या क्या है। और मतलब ये टेस्ट आपको देना है, मतलब यूट्यूब पे देंगे। ठीक है, वीडियो डाल दूंगी और मतलब आप लोग देखना, अपनी तैयारी देखना कैसी है और आपको कितने करंट अफेयर जो है रिवाइज हुए। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपना नवंबर का पार्ट 1। सो फर्स्ट है, तमिलनाडु हैज लॉन्च्ड द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड। तो देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है एक यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड स्टार्ट किया है। क्या है यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड? देखिए, जितने भी ये लॉ कर रहे होते हैं ना बच्चे, जो भी लॉ करने के बाद पास आउट होंगे, जस्ट पास आउट हुए हैं, ठीक है, उनको 2 साल तक यानी कि 2 ईयर्स तक उनको 3000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। ठीक है, ये असिस्टेंस उनको दी जाएगी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये है आपका यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड। ठीक है, ताकि बेसिकली यही है कि जो अभी यंग है जो एडवोकेट्स, इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा इसके थ्रू और वो अपने आगे की प्रैक्टिस को जो है वो जारी रख पाएंगे। ठीक है, और तमिलनाडु की बात हो रही है तो आप सभी को पता है कि नंबर 1 रहा तमिलनाडु किसमें? मछली उत्पादन में। उसके साथ ही जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क जो है वो भी आपका तमिलनाडु में ही सेटअप हुआ है। उसके बाद जो इरोड हल्दी है यानी कि इरोड टर्मरिक है, उसको GI टैग मिला था लास्ट ईयर तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये चीजें तमिलनाडु के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट है, हरप्रीत सिंह हैज बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अलायंस एयर। देखो, ये सब्सिडरी अलायंस है एयर इंडिया की, और इसकी जो CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है वो बनी है हरप्रीत सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव है अलायंस एयर की। ठीक है, तो पहली ऐसी महिला है जिनको अलायंस एयर का CEO बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और पहली महिला से याद आया तो आप याद रखिए कि शिवांगी सिंह जो है राफेल उड़ाने वाली पहली मतलब पायलट बनी है, पहली महिला पायलट बनी है। और एम वीरा लक्ष्मी जो है पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, जो कि तमिलनाडु से है। ठीक है, जिसने एम्बुलेंस चलाई है। तो ये चीज पहले के बारे में आपको याद रखनी है। और एक चीज और याद रखिए, रोशनी नदार जो है पहली किसी भी IT कंपनी की CEO बनी है, चेयरमैन बनी है। तो उनसे पहले जो है कोई भी मतलब इंडिया में IT कंपनी की कोई चेयरमैन नहीं बन पाई है। तो रोशनी नदार जो है वो पहली बार किसी IT कंपनी की CEO बनी है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश हैज बैंड ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग हैज आस्क्ड सेंटर टू ब्लॉक 132 वेबसाइट्स एंड एप्स। देखो, आंध्र प्रदेश ने जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया है और बैन कर दिया जो ऑनलाइन गेमिंग्स होती है ना, पोकर वोकर जो भी होता है। उसके बाद ऑनलाइन जो बैटिंग चलती है या फिर गैम्बलिंग चलती है, जुआ वगैरह चलता है, ऑनलाइन सट्टेबाजी चलती है, उन सबको ब्लॉक कर दिया है। और गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि आप ऐसी 132 वेबसाइट्स और एप्स को आप बंद कर दीजिए जो इन चीजों को प्रमोट कर रही है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आपको एक रिसेंटली हुआ था ऋषिकोंडा बीच। मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया के 8 और बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो ऋषिकोंडा बीच जो है वो आंध्र प्रदेश से है, जिसको भी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, आप ये बताइए कि ओडिशा में कौन से ऐसे 2 बीच है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है? एक को पहले मिल चुका था और एक को भी रिसेंटली मिला है। तो ओडिशा के ऐसे आपको 2 बीच बताने हैं मुझे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रियंका राधाकृष्णन हैज बिकम न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। तो देखिए, जो ये प्रियंका राधाकृष्ण है ये इंडिया की है बट अभी न्यूजीलैंड की है, मतलब न्यूजीलैंड का इनको वो मिल चुका है, लेकिन ओरिजिन इनका इंडिया से है। ठीक है, न्यूजीलैंड की क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता मिल चुकी है इनको। ठीक है, लेकिन ये अभी इंडिया की नागरिक नहीं है, लेकिन हाँ इंडियन ओरिजिन है। तो इनको जो है न्यूजीलैंड की पहली कोई भी मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी है वो बनी है। ठीक है, और आपको पता है कि न्यूजीलैंड में भी इलेक्शंस हुए थे और जैकिंडा आर्डन जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी है सेकंड टाइम। मतलब पहले भी बनी थी वही और इस बार भी वही इलेक्शन जीत गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहां पे बेसिकली, और मतलब लोगों ने पसंद किया है उनको और फिर से उनको प्राइम मिनिस्टर वहां पर बना दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ $1 बिलियन विथ जापान बैंक। ठीक है, जापान के एक बैंक के साथ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है उस पर ये दोनों समझौता किया है इन दोनों ने। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप। तो एक ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, थ्रू विच सिटीजंस कैन ब्रिंग पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज टू द गवर्नमेंट्स नोटिस। देखो होगा क्या कि जितनी भी ये पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज है, कोई पटाखे छुटा रहा है आपके पड़ोस में या कोई कुछ भी कर रहा है पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें जो बैन है, जो नहीं करनी है, तो आप इस ग्रीन मोबाइल ऐप के थ्रू गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है। आपको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल जो है अभी बहुत हाई चल रहा है। फिलहाल जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कमेटी भी स्थापित की है, मतलब कमेटी या पैनल कह लीजिए, वो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई ये जो पराली जलाई जाती है यानी कि स्टबल बर्निंग होती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जो मतलब आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया और पंजाब हरियाणा हो गया, यहाँ पर जो पराली चलाई जाती है तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि जो पोल्यूशन का लेवल है ये कम किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक पैनल भी गठित किया है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल हैज इनॉग्रेटेड इन नागपुर रिसेंटली। देखिए ई रिसोर्स सेंटर बना है जिसको हम कह सकते हैं न्याय कौशल, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, है ना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया है। बेसिकली मतलब इसमें क्या होगा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी मामले होते हैं, मतलब जितने भी केसेस होते हैं वो आप फाइल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं, ई फाइलिंग कर सकते हैं बेसिकली, है ना। ई फाइलिंग कर सकते हैं किसके थ्रू? आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग आप कर पाएंगे जितने भी केसेस होंगे उनकी। नेक्स्ट है ट्विटर प्लेटफॉर्म हैज इंट्रोड्यूस आर्ट हाउस फीचर इन इंडिया टू असिस्ट ब्रांड्स इन क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट। जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना उनको सहायता देने के लिए, उनका कंटेंट मतलब वो क्रिएट करने के लिए और उनको मतलब प्रमोट करने के लिए जो है एक आर्ट हाउस फीचर जो है ट्विटर ने लॉन्च किया है। आई डोंट यूज ट्विटर, सो आई होप कि आप लोगों को पता होगा किस तरह का फीचर है ये। ठीक है, तो मतलब मैं ट्विटर यूज नहीं करती हूँ, तो ये किया है ट्विटर ने भी रिसेंटली। और ट्विटर ने एक कैंपेन भी चलाया था, देयर इज हेल्प। ठीक है, किस लिए चलाया था? जितनी भी सुसाइड्स हो रही थी इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या मतलब पूरे उसमें, कि भाई यहाँ पर हेल्प है, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास हेल्प नहीं है, आप सुसाइड मत कीजिए कुछ भी करने से पहले, है ना। मतलब सोचिए पहले कि कुछ ना कुछ हेल्प आपके लिए जरूर है। आप अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स से, आप फैमिली से बात कीजिए। मतलब ट्विटर ने ये कैंपेन चलाया था बेसिकली सुसाइड को डीमोटिवेट करने के लिए कि आप सुसाइड मत करें। ये मतलब सुसाइड इज नॉट द ओनली ऑप्शन। तो ये बेसिकली ट्विटर ने चलाया था। ओके, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हैड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन ईच एवरी डिस्ट्रिक्ट। देखो अभी एक चलन चल चुका है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है हर जगह पर, हर पुलिस स्टेशन पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया है कि भाई वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन लगाएंगे, मतलब मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। ठीक है, और इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश ने एक मतलब एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशंस भी स्थापित किए थे हर जिले में। ठीक है, वो भी था। उसके बाद यूपी ने जो है एक NRI यूनिफाइड पोर्टल भी स्टार्ट किया था। उसके बाद यूराइज पोर्टल भी स्टार्ट किया था यूपी में। ठीक है, तो ये चीजें भी आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम SCO भी बोलते हैं, ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी और इसको होस्ट किया इंडिया ने, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट इज ICG शिप यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452। ये डिजाइन की है लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप ने और इसको कमीशन किया गया रिसेंटली रत्नागिरी में। और रत्नागिरी इज इन महाराष्ट्र, जहां पर एक रिफाइनरी भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिए। और इससे पहले जो है एक ICGS सचेत मतलब सचेत है, या फिर इंग्लिश में SCHET लिख सकते हैं इसको। ये भी रिसेंटली कमीशन हुई थी, तो कोई से भी पूछी जा सकती है कि कौन सी कमीशन हुई है, तो ये भी याद रखिए ICGS सचेत और ICGS शिप C452 ये रिसेंटली भी कमीशन हुई है। ये हुई है रत्नागिरी में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन हैज रिसेंटली लॉन्च
केरला। तो भाई केरल में जो है भारत की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन है, ठीक है। मिनिएचर मतलब जस्ट फॉर एक म्यूजियम या किसी उसमें रखी गई है। और मिनिएचर क्या होता है, आप छोटा सा सैंपल जो होता है किसी भी चीज का वो मिनिएचर हो जाता है। तो एक छोटी सी ट्रेन है, अजीब सी तो नहीं कहूंगी, तो अच्छी है, किसी म्यूजियम वगैरह में कहीं पे रखी गई है। तो आप देखना एक गूगल करके इस चीज को, ठीक है। और ये भी रिसेंटली कहाँ लॉन्च हुई है, केरला में लॉन्च हुई है, ठीक है। और केरला का भी रिसेंटली पहला फर्स्ट फूड पार्क भी लॉन्च हुआ था। फूड पार्क जो हुआ था आपका पलक्कड़ में लॉन्च हुआ था, ठीक है। केरला में फर्स्ट फूड पार्क, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है इट डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर और अटल इनोवेशन पार्क, ये एस्टैब्लिश्ड हुए हैं कहाँ पर, कोयम्बटूर सिटी में। और कोयम्बटूर कौन से राज्य में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मतलब क्या हुआ है कि रक्षा लॉजिस्टिक्स, जैसे रक्षा के कुछ सामान वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि आपके हथियार हो गए या फिर कुछ और चीज हो गई, ये लॉजिस्टिक्स में आते हैं। तो इनके प्रोडक्शन का एक सेंटर बना है, साथ ही साथ अटल इनोवेशन पार्क भी स्थापित हुआ है, कहाँ पर, कोयम्बटूर में। तो आपको ये याद रखना है, कोयम्बटूर कहाँ पर है ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, किस स्टेट में है बेसिकली, ठीक है। और देखो अटल इनोवेशन पार्क से बता देती हूँ, अटल इनोवेशन मिशन है, इनोवेशन मिशन। ये अटल इनोवेशन मिशन जो है किसके द्वारा चलाया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखो। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। तो इनको जो है एक ऑनररी रैंक मिली है जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ नेपाल की। देखो क्या होता है कि ये जो हर साल जो है जो आर्मी होती है नेपाल की या फिर जो इंडिया की आर्मी है, जब ये मनोज मुकुंद नरवाणे वहां जाते हैं तो उनको मतलब ये रैंक मिलती है, जनरल रैंक ऑफ आर्मी ऑफ नेपाल। और अगर उनका जनरल आएगा इधर हमारे भारत में तो उनको मिलेगा जनरल रैंक ऑफ आर्मी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब एक प्रथा टाइप्स है, ठीक है, ऐसे कोई अलग से चीज नहीं हुई है। तो बस इतना याद रखो कि नेपाल ने किया है। और नेपाल के साथ हमारा विवाद चल रहा है, कहाँ पर, बॉर्डर विवाद कह सकते हैं, जिसके उसमें नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप भी जारी कर दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने तीन ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज है जिनको अपने मैप में दर्शाया कि ये इंडिया का पार्ट, ये हमारा पार्ट है, जबकि वो एक्चुअल में इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब नेपाल के साथ ये डिस्प्यूट चला हुआ है। कौन कौन से वो थे, एक तो कालापानी का रीजन था, लिम्पिया, धुरिया था, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनैक्ट अ लॉ मेकिंग वियरिंग ऑफ मास्क कंपल्सरी। तो भाई राजस्थान ने एक लॉ ही बना दिया है, ठीक है, कानून बना दिया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको कोई ना कोई सजा हो सकती है, मतलब लॉ बना दिया है बेसिकली राजस्थान ने। और राजस्थान सरकार जो है ऐसा करने वाली पहली है, ठीक है, ये याद रखना, पहला स्टेट बन गया है कंट्री में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की बात हो रही है तो आपको एक दो चीज बता देती हूँ। राजस्थान ने स्टार्ट किया था प्योर फॉर श्योर कैंपेन, ठीक है। क्या है ये, बेसिकली जो मिल्क होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध और दूध के से बने उत्पाद होते हैं, उनकी प्योरिटी के लिए चलाया गया था ये, ठीक है। फिर राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, ये भी स्टार्ट की थी। ये किस लिए स्टार्ट की थी, आपको बहुत ही सस्ता भोजन मिलेगा इसमें जो गरीब लोग होंगे, ठीक है। और एक राजकौशल पोर्टल भी लॉन्च किया था राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। आई होप कि कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट करते हैं ना थोड़ा सा इंटरैक्टिव चलता रहता है मामला। नेक्स्ट है योगेश त्यागी, द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। देखिए ये जो योगेश त्यागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वाइस चांसलर जिसको बोलते हैं, इनको रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है हमारे प्रेसिडेंट ने। बेसिकली इन पर बहुत सारे आरोप हैं, करप्शन के आरोप हैं, बहुत कुछ आरोप है इन पर, मतलब अपनी पावर का जो है मिसयूज करने का भी इन पर आरोप है। तो इनको जो है भी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज अपने आप में बहुत काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और मतलब प्रेसिडेंट ने जब सस्पेंड किया है तो कुछ ना कुछ वो होगा ना इसमें, मतलब बड़ी चीज हो जाती है, बड़ा न्यूज बन जाती है। नेक्स्ट है 8000 मेगावाट ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है, वो भी सेटअप होगा बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड राजस्थान। तो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान में, ठीक है, वहां पर ये पार्क सेटअप होगा और इसकी क्षमता होगी 8000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। और भारत का टारगेट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, 175 गीगावाट अप बाय 2022 का, ठीक है। और इसमें से 100 गीगावाट केवल सोलर एनर्जी है। तो 175 हमारा टोटल टारगेट है गीगावाट का, 100 गीगावाट इसमें क्या है, सोलर एनर्जी की बात होती है, ठीक है, बाकी विंड एनर्जी और ये सब हो जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद जापान एंड यूएसए विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम। देखो ये क्वेश्चन, ये न्यूज जो है ना लगातार उसमें बनी हुई है, तो जरूर आएगा। मैंने आपको बताया था कि मालाबार एक्सरसाइज करते हैं भारत, यूएसए और जापान, लेकिन भारत ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें हाँ कर दिया है। तो अब इसका जो फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, 2 फेज होने हैं, ठीक है। तो पहला फेज कहां पर होगा आपका, विजैग में होगा, यानी कि विशाखापट्टनम में होगा। उसके बाद दूसरा फेज कहां पर होगा, ये होगा अरेबियन सी में, अरेबियन सी में होगा।
अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये इंडिया का अगर मैप है तो यहाँ पे विशाखापट्टनम पड़ता है और यहाँ पर अरेबियन सी पड़ता है, तो आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है, और याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया को इस बार शामिल कर लिया गया है, तो ये आपकी एक तरह से 4 कंट्रीज इसमें शामिल हो गई हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, इसको याद रखिए। अब आपके 1-2 एक्सरसाइजेज और बता देती हूँ, जैसे कि जापान के साथ है, हम जापान के साथ करते हैं एक तो कौन सी एक्सरसाइज, जिमेक्स करते हैं, ठीक है, जिमेक्स करते हैं। उसके बाद हम एक करते हैं सहयोग काइजिन। उसके बाद जापान के साथ एक करते हैं शिन्यू मैत्री भी करते हैं, ठीक है, और एक धर्मा गार्डियन। ये 4 एक्सरसाइज जो है हम जापान के साथ करते हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इन्फोसिस हैज टर्न्ड कार्बन न्यूट्रल 30 years ahead of 2050 द टाइमलाइन सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। देखो पेरिस एग्रीमेंट में एक टाइमलाइन सेट मतलब एक वो हुआ था सेट क्राइटेरिया कि भाई इतने साल तक, मतलब 2050 तक जो है आपको अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर देना है, मतलब आपकी कंपनी में आपके कहीं भी प्रोडक्शन जो होगा कार्बन का वो कम होगा या फिर ना के बराबर होगा, ठीक है। और 30 साल पहले ही जो है इन्फोसिस ने ये तय करके दिखा दिया है, मतलब इन्फोसिस ने अपने आप को कार्बन फ्री घोषित कर दिया है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं, हम कार्बन का प्रयोग भी नहीं करेंगे और कार्बन उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा कम हो गया है ना, बिल्कुल 0% कह सकते हैं इसको। तो ये इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है 2020 में ही, दैट मीन्स कि इन्होंने 30 साल पहले ही अचीव कर लिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए आप, इन्फोसिस ने ये टारगेट जो है पूरा कर लिया है, और ये टारगेट रखा किसने था, पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन हैज वॉन 2020 UN Global Climate Action Award for its efforts to combat climate change amid the COVID-19 pandemic। तो जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है इनको ये अवार्ड मिला है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी जो है क्लाइमेट चेंज की जितनी भी चीजें हैं उनमें अपने प्रयास जो है जारी रखे, ठीक है, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। देखो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है 2020 की, तो इसमें ये बताया गया है कि जितने भी स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, देखो जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं, लेकिन 5वीं तक पास करते करते जो है 50% बच्चे रह जाते हैं, 30% बच्चे रह जाते हैं। ये बेसिकली रूरल एरिया में ज्यादा होता है, या फिर मतलब लैक ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है। तो अभी एक रिसेंटली पूरे नेशनल लेवल पर एक रिपोर्ट कंडक्ट की गई, मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया गया, एजुकेशन रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें ये आया है कि वेस्ट बंगाल ने जो है सबसे ज्यादा अपने बच्चों को रोकने में कामयाब रहे हैं ड्रॉप आउट्स में, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसमें, मतलब बच्चों को रोका है ड्रॉप आउट करने से, है ना, उनको स्कूल से बाहर जाने से रोका है। नेक्स्ट है रिलायंस जियो हैज बीन गिवन द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ विमेन्स T20 चैलेंज 2020 बाय बीसीसीआई। तो भाई जो विमेन T20 जो होगा उसके लिए बीसीसीआई ने रिलायंस जियो को जो है इसका स्पॉन्सरशिप दे दिया है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप क्या होता है, बेसिकली वो प्रमोट करेंगे इसको, है ना, पैसा तो इनको भी कमाना ही है। लेकिन देखो अभी जो आईपीएल चल रहा है उसकी स्पॉन्सरशिप जो है पहले वीवो के पास थी, है ना, 2000 मतलब आईपीएल 2019 में वीवो के पास थी, लेकिन अब किसके पास आ गई है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये चल रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहा है, और इसकी स्पॉन्सरशिप भी चेंज हुई है, वीवो से किसको दे दी गई थी ये आपको बताना है। वीवो एक चाइनीज कंपनी थी इसलिए इससे छीन ली थी बीसीसीआई ने, ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है केशु भाई पटेल पास्ड अवे, ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो भाई केशु भाई पटेल का निधन हो गया, कौन थे ये पूछा जा सकता है, ये गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है अमित पंघल हैज वॉन्ड गोल्ड मेडल इन 52 kg कैटेगरी एट एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। तो अमित पंघल जो है ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में, एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा है, तो इसमें 52 kg की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखिए। नेक्स्ट है द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हैज डिवाइज्ड द बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, इसका ना एक आधार वर्ष तय किया जाता है। तो ये अभी तक 2001 चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये निकालते थे, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके 2016 कर दिया है केंद्र सरकार ने, या फिर कह सकते हैं लेबर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इसको 2016 कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये, याद रखना। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एडेक्स। तो ये जो एडेक्स है ये आई थिंक जर्मन नहीं है, तो ये एडेक्स है ना, एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल लेवल पर है ये, ठीक है। तो इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है, ये आपको नहीं भूलना है, ओके, ये चीज याद रखिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 बिलियन का, मैंने अभी आपको बताया था, 1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक के साथ, ये भी आपको याद रखना है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमेशा न्यूज में बना रहता है क्योंकि काफी बड़ा मतलब पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा कह सकते हैं इसको बैंक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है KFW। KFW एक जर्मन बैंक है, इसको नेम किया गया है एज अ वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन द 29th एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक्स रिलीज बाय ग्लोबल फाइनेंस। तो ग्लोबल फाइनेंस ने एक वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक्स की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप किया है KFW ने, और ये बैंक है जर्मन का बैंक, ठीक है, जर्मनी का बैंक है, इसलिए आपको याद रखना है। और जर्मनी की वाइस चांसलर कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। शी इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी और आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और शी इज वन ऑफ द वुमेन हु इज मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में सबसे पावरफुल वुमेन में उनका नाम बहुत ऊपर आता है, तो आपको ये बताना है कि कौन है जर्मनी की वाइस चांसलर। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे हैज लॉन्च्ड ए वेबसाइट नेम बंधु। तो इन्होंने एक बंधु नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है फॉर स्टूडेंट्स इमोशनल नीड्स। तो भाई बच्चों के जो इमोशनल नीड्स है उनको केटर करने के लिए बंधु नाम की वेबसाइट का लॉन्च किया IIT बॉम्बे ने। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है, याद रखना है। देखो IITs जितनी भी होती है ना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं, ये कुछ ना कुछ नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं लगातार, है ना। एग्जाम में पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपके सामने सिर्फ वो लाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिक होती है, वरना इन्वेंशंस तो बहुत सारी होती ही रहती है, ठीक है, सारी याद करना भी पॉसिबल नहीं है। देखो बहुत अलग सा इनिशिएटिव है इमोशनल नीड्स का, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है INS एरावत हैज रीच्ड सूडान ऑन 2 नवंबर विद 100 टन्स ऑफ फूड एड एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। तो देखो पहले हमने मिशन सागर 1 चलाया था बहुत पहले, इसको वो मिशन सागर था, ठीक है। अब ये मिशन सागर 2 आया है, इसमें बेसिकली INS एरावत को भेजा गया है सूडान कंट्री में या बहुत सारे कंट्रीज में भेजा जाएगा। तो 2 नवंबर को सूडान में भेजा गया, ये 100 टन ऑफ फूड एड लेकर गए हैं उनके लिए, ठीक है। मतलब जितने भी कंट्रीज होती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, जो फिर द्वीप समूह भी होते हैं, इनको जो है इंडिया ऐसी एड जो है प्रोवाइड करता रहता है। तो यहाँ पर मिशन सागर 2 के अंडर ये सूडान के वहां पर गया, और कौन सा जहाज गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखो कि INS एरावत जो है वहां पर गया है। नेक्स्ट है फावामुल्ला एंड अड्डू अटोल ऑफ मालदीव्स हैव जॉइंड द यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यूनेस्को का अपना एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है, ठीक है। इसमें भी रिसेंटली इंडिया के भी एक बायोस्फीयर को ऐड किया गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आपको ये बताना है कि इंडिया का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रिसेंटली ऐड किया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो फावामुल्ला और अड्डू अटोल है, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये मालदीव्स के हैं, ठीक है। पहले ये मालदीव्स के थे, लेकिन इनको अब यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। देखो यूनेस्को में शामिल करने का मतलब ये होता है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनको पहचान मिल जाती है। अब मालदीव जो है, मालदीव और श्रीलंका ऐसी 2 कंट्री है, मालदीव एंड श्रीलंका, जिनको रुबेला और मीजल्स फ्री कर दिया गया है WHO के द्वारा। मतलब इन कंट्रीज में पिछले 10 या 20 सालों में जो है रुबेला और मीजल्स का कोई केस नहीं आया है, ठीक है। और अड्डू अटोल आइलैंड जो है, इसको मालदीव्स और भारत दोनों मिलकर जो है टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब दोनों इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको अड्डू अटोल आइलैंड्स को, आइलैंड का ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। अड्डू अटोल आइलैंड है तो मालदीव की ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन प्लस इंडिया के साथ, ठीक है। मालदीव और इंडिया दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज आस्क्ड स्कूल इन द स्टेट टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस वीक बिटवीन 8th नवंबर टू 14th नवंबर। आप सबको पता है कि 14th नवंबर को जो है हम नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। बेसिकली डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है उस दिन, और इसलिए जो है ये चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है उस दिन। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र का, उन्होंने फैसला किया है कि 8 से 14 नवंबर तक जो है वीक मनाया जाएगा, पूरा वीक ही मनाया जाएगा, चिल्ड्रंस वीक। तो बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी स्कूल लेवल पर या फिर जिस भी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर वो की जाएंगी, ठीक है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड एक तो चीज आपको याद रखनी है कि इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन चलाया था कि भाई आप अपनी तो जिम्मेदारी लेंगे ही, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी लेंगे, उनको भी कोविड-19 से अलर्ट रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज चलाई थी, अभी मेरे को याद नहीं है, यस, उड़ान थर्मल पावर स्टेशन जो है, उड़ान थर्मल पावर स्टेशन जो है बहुत ही ज्यादा रिसेंटली न्यूज में है, उड़ान थर्मल पावर स्टेशन, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अभी ये बन रहा है, पता नहीं बन चुका है, इसमें कुछ हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है टाइफून गोनी हैज रिसेंटली हिट फिलीपींस। तो याद रखिए एक टाइफून आया, मतलब एक चक्रवात कह सकते हैं इसको आप, वो गोनी नाम का चक्रवात है और ये आया है रिसेंटली फिलीपींस में।
नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम AAI भी बोलते हैं। इन्होंने मंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दे दिया है अगले 50 सालों के लिए। देखो ये जो ग्रुप्स मतलब एयरपोर्ट्स को देने की जो प्रथा चल रही है, ये अभी मतलब AAI की चली रही है कि बेसिकली आप इसको हैंड ओवर करते हैं किसी प्राइवेट ग्रुप को, ताकि वो इनका संचालन वगैरह करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो लीज पर दे दिया इनको 50 साल के लिए मंगलुरु एयरपोर्ट को। इससे पहले जो है अडानी ग्रुप को जो है 3 एयरपोर्ट और दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है जयपुर एयरपोर्ट, ठीक है, उसके बाद है एक आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट, और एक है आपका आई थिंक तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जयपुर, ये भी अडानी ग्रुप को ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, मतलब ये इसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि अभी रिसेंटली दिया गया है मंगलुरु एयरपोर्ट, और मंगलुरु एयरपोर्ट है आपका कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के महानतम प्लेयर हैं। ये फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं 1000 सिक्सेस लगाने वाले T20 मैचेस में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्रिस गेल हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट मैचेस। नेक्स्ट है मंसर लेक। मंसर लेक इज इन जम्मू कश्मीर। इन्होंने मंसर लेक डेवलपमेंट प्लान बना है, रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा 2 पुलों का उद्घाटन किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ और चीज़ें भी की गई हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मेरा वतन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी, मेरा वतन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। और इसके साथ ही एक अंजी खाद ब्रिज है, वो भी रिसेंटली इनॉग्रेटेड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो याद रखिए। नेक्स्ट है शेन वॉटसन, वेरी फेमस क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेला था इन्होंने इस बार, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है जितने भी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट है वहां से। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसने क्या रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। और शेन वॉटसन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि ये कौन से देश के लिए खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, और अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज गोट 34th रैंक, तो भारत को 34वीं रैंक मिली है नेशन ब्रांड इंडेक्स में, मतलब एक ब्रांड के रूप में क्या दर्जा है भारत का, तो वो उसमें मिला है इनको 34th रैंक, ठीक है। ये इप्सोस इन कोलैबोरेशन विद सिमोन एंड होल्ट के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विल हैव विमेन नेचर गाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो भाई जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब तक जो है सिर्फ मेल से काम करते थे, मतलब जो गाइड्स बनते थे, लेकिन अब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि वहां पर विमेन जो है यानी कि महिलाएं हैं वो भी गाइड करेंगी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, उसी का एक हिस्सा जो टाइगर्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, तो इसलिए टाइगर रिजर्व भी बन जाता है, लेकिन ये एक नेशनल पार्क भी है। तो देखिए इसको पहले बोला जाता था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम जो है चेंज कर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो किस सन में, किस ईयर में इसको हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st of October। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। इस दिन जयंती होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इस दिन एक तरह से डेथ एनिवर्सरी भी होती है इंदिरा गांधी की, लेकिन हम इसको बनाते इसलिए हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इसमें मतलब जयंती होती है, और उन्होंने पूरे भारत को जो है एक करने का काम किया गया था, इसीलिए उनके इस बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उन्हीं के नाम पर बनाया गया है ना, मतलब उन्हीं की स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और मतलब अगर आपने विजिट किया है तो आप जरूर विजिट करना है ना, मैं भी सोच रही जाऊंगी। लेकिन देखो नेशनल यूनिटी डे है, इस दिन जो है मतलब आप शपथ लेते हैं, पूरा एक वीक मनाया जाता है, विजिलेंस वीक अलग से मनाया जाता है, और शपथ लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसी के अंडर जो है कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब स्कूल्स में चलाया जाता है, ठीक है। और क्या बताना था, यस अभी पीएम मोदी ने जो है गुजरात की विजिट की इसी डे के उपलक्ष्य में, और बहुत सारी स्कीम्स जो है उन्होंने चलाई हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने इनॉग्रेट की हैं, वो आगे स्लाइड्स में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और नेशनल स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आप कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है Assam has laid the foundation stone of Indo-Israeli Center of Excellence for the Vegetable Protected Cultivation at खेतरी। देखो असम में एक जगह है खेतरी, तो इन्होंने जो है एक इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए स्थापित किया है यहाँ पर खेतरी में, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश has recently launched a special 10-day campaign to identify people suffering from tuberculosis यानी कि टीबी।
टीबी से जितने भी लोग पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने 10 दिन का एक कैंपेन चलाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और भारत ने जो है अपने आप को टीबी मुक्त करने का एक टारगेट रखा हुआ है, वो किस ईयर तक रखा हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, कि हमें टीबी मुक्त हो जाना है। तो ये टीबी मुक्त किस साल तक भारत ने टारगेट रखा हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है दुराते पेचेको बोलेंगे या पता नहीं क्या बोलेंगे, पेशेको बोलेंगे शायद, दुराते पेशेको बोलेंगे, हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फॉर द पीरियड ऑफ 2020-2023। तो 2020 से 23 तक जो है ये बंदे जो हैं ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं किसके, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, आईपीयू के। और आईपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, इसकी मीटिंग्स भी जो है वो होती रहती हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने आपको करा दी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज ए स्पेशल कवर टू कॉमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हो जाएंगे अगले साल मई में 50 साल, ठीक है, तो 50 साल अगले साल मई में होंगे। तो अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है एक स्पेशल कवर जारी किया है इनकी गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए। और मतलब ये है कि आप पूरे साल जो है इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा मनाएंगे इसको कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अपने 50 साल पूरे करने वाला है। ओके, और चलो ये इंपॉर्टेंट है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बहुत सारे जो है सिक्के और काफी चीजें जारी करता रहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तरह तरह की चीजों पर। ऐसे अभी यूएन के लिए उन्होंने जारी किया था एक सिक्का, कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया था, ठीक है, एक पोस्टल स्टैंप जारी की थी आई थिंक यूएन के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के लिए। नेक्स्ट है तमिलनाडु हैज पास एन ऑर्डर टू प्रोवाइड 7.5% रिजर्वेशन इज मेडिकल कॉलेज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स हु हैव क्लियर्ड नीट एग्जाम। देखो जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की नीट एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे वहां पर रिजर्वेशन दे देंगे वो 7.5% का। मतलब आप अगर गवर्नमेंट स्कूल से हैं और आपने अगर नीट एग्जाम पास किया है तो आपको मेडिकल कॉलेजेस में इतने % का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब इन 7.5 रिजर्वेशन में केवल वो बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के होंगे और नीट एग्जाम पास करके आए होंगे। तो ये फैसला भी रिसेंटली लिया है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है इंडिया की पहली लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर जो है वो बनाया जा रहा है छपरा बिहार में, ठीक है। और इंडिया का पहला डबल डेकर ट्रेन जो ब्रिज है वो कहां पर आया है, मतलब पुल है, एक तरह से पुल कह सकते हैं या फिर सुरंग कह सकते हैं, वो हरियाणा में बनी है, ठीक है, वो भी याद रखिए आप। डबल डेकर, डबल मतलब एक डब्बा है उसके ऊपर एक और डब्बा, ये होता है डबल डेकर, ठीक है। तो ये बन रहा है कहां पर, छपरा बिहार में। ओके, और बिहार में अभी भी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। मतलब आई थिंक 3 फेज में है, एक फेज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है रुपसी एयरपोर्ट विल कम अप इन असम स्टेट अंडर उड़ान स्कीम। देखो उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम चल रही है। बेसिकली जितने भी सिटीजन्स होते हैं मतलब इंडिया के, तो उनको बेसिकली किफायती कीमत पर जो है सब लोग एयरपोर्ट मतलब एयरलाइन से जो है सफर कर पाए, इसलिए उड़ान स्कीम चलाई जाती है। और इसके लिए बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो बनाए गए हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। तो ये रुपसी एयरपोर्ट जो है इसी स्कीम के अंडर जो है आएगा असम में। तो याद रखिए रुपसी एयरपोर्ट विल कम अप इन असम स्टेट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क, ठीक है, टायर पार्क जो है ये स्थापित होगा वेस्ट बंगाल में। तो देखो इंडिया में बहुत सारे पार्क चल रहे हैं, जैसे एक मंकी पार्क है, मंकी पार्क, ये आएगा आपका कर्नाटक में, ठीक है। ये टायर पार्क कहां पर आ रहा है आपका, वेस्ट बंगाल में। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क जो है ये आपका आएगा तमिलनाडु में, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी पार्क ये आपका आएगा उत्तराखंड में, हल्द्वानी में आएगा आई थिंक, यस, ठीक है। तो ये बहुत सारे पार्क जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी सहेली इनिशिएटिव। तो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, रेलवे पुलिस की भी, रेलवे फोर्स जो रेलवे होती है उनकी भी एक पुलिस फोर्स होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स होती है। तो उन्होंने मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो फोकस करेगा सेफ्टी ऑफ विमेन पैसेंजर्स की। तो जितनी भी ट्रेन में महिलाएं सफर करेंगी उनकी सुरक्षा के लिए ये एक रिसेंटली कैंपेन लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है तमिलनाडु हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 100% टैक्स एग्जेम्पशन टू द ऑल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। मैंने भी बताया कि तमिलनाडु में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्थापित हुआ था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की पॉलिसी तमिलनाडु की हमेशा से रही है। तो उन्होंने 100% टैक्स से छूट दे दी है इनको 2022 तक, जितने भी बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी ई रिक्शाज भी आती हैं, बहुत सारे बैटरी से स्कूटी भी आती हैं, कार भी आती हैं। तो बेसिकली इन्होंने 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है। तो तमिलनाडु इज इन न्यूज फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब देखो एक चीज है, अभी एक ये जारी हुआ है, पब्लिक अफेयर्स
इंडेक्स जारी हुआ है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारी कैटेगरी है। बेस्ट गवर्न स्टेट कौन सा है, लीस्ट गवर्न स्टेट कौन सा है, तो इसमें पहली कैटेगरी है लार्ज स्टेट, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े राज्य हैं उस कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट गवर्नड है, सबसे अच्छी गवर्नमेंट जिसमें रही है, वो है आपकी केरला और तमिलनाडु। मतलब जहां पे चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से हुई है, गवर्नड तरीके से हुई है, तो उसमें बेस्ट स्टेट में रहा है तमिलनाडु नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर रहा है केरला, और नंबर 2 पर रहा है तमिलनाडु, ठीक है, वो मैंने गलती बोल दिया। तो ये है केरला फर्स्ट पर है और तमिलनाडु सेकंड पर। अगर लीस्ट देखें, सबसे कम जो गवर्नड है ना, सबसे खराब प्रदर्शन है, वो है यूपी का, और सेकंड पर आता है आपका ओडिशा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर है गोवा। बेस्ट स्टेट जो है, बेस्ट गवर्न स्टेट है स्मॉल स्टेट्स में, छोटे राज्यों की कैटेगरी में गोवा नंबर 1 पर है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें बेस्ट है चंडीगढ़, ठीक है, और वर्स्ट मतलब सबसे बेकार है दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। तो 3-4 कैटेगरी है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी हुआ है, उसको याद रखिए। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में नंबर 1 पर बाजी मारी है केरला ने, और नंबर 2 पर तमिलनाडु ने, छोटे राज्यों में गोवा ने, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट है पीएम मोदी। मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली अपनी गुजरात में विजिट की, ये नेशनल यूनिटी डे कह लीजिए उसके पूरे उस पर। तो इन्होंने एक यूनिटी ग्लो गार्डन लॉन्च किया, ठीक है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इंडिया इन गुजरात। तो गुजरात में इस तरह का पहला एक यूनिटी ग्लो गार्डन स्थापित किया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने एक एकता क्रूज, एक फेरी बोट है, एक बोट है छोटी सी, वो सर्विस चलाई है श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, जो 40 मिनट में आपको वहां तक पहुंचा देगी और बेसिकली 6 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। एकता क्रूज, जैसे कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं तो उसी पर इसका नाम रखा गया है एकता क्रूज। तो इन्होंने विजिट किए, काफी चीजें हैं, कुछ छूट जाएंगी तो मैं आपको अगली वीडियोस में कवर करा दूंगी, ठीक है। सो ये था। तो गाइज ये थी आपकी आज की करंट अफेयर की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई किया करो, ठीक है। तो आप लोगों की नॉलेज भी इससे अच्छी होती है। एंड गेट रेडी फॉर द अक्टूबर मंथ्स टॉप 20 करंट अफेयर्स, जिनका मैं टेस्ट लूंगी, यूट्यूब पर लूंगी, और आप सभी को टेस्ट देना है, ओके। यू ऑल विल हैव टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर रिविजन स्किल्स एक्चुअली, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञान IQ।